नमस्कार। आज हम रामायण के एक ऐसे मोड़ पर बात करेंगे जहां से कहानी एक नया रुख ले लेती है। ये विदाई, बड़े फैसलों और किस्मत की कहानी है। और जानते हैं, यही सवाल हमारी आज की कहानी का सार है। एक तरफ है परिवार का स्नेह और दूसरी तरफ राज्य का कर्तव्य। जब ये दोनों टकराते हैं तो क्या होता है? चलिए इसी दुविधा को और गहराई से समझते हैं। कहानी की शुरुआत किसी राजपाट के फैसले से नहीं, बल्कि एक बहुत ही भावुक विदाई से होती है। एक ऐसी विदाई जो अयोध्या के राजकुमारों के बीच के गहरे प्यार को दिखाती है। होता यह है कि राजकुमार भरत को अपने भाई शत्रुघ्न के साथ अपने ननिहाल जाना पड़ता है, और यह सफर उनके लिए बहुत मुश्किल है। उन्हें राम से दूर जाना पड़ रहा है। राम भी उतने ही दुखी हैं। वो अपने भाई को दिलासा देते हुए एक वादा करते हैं। ये एक ऐसा रिश्ता है जहां थोड़ी सी भी दूरी बर्दाश्त नहीं होती। और इस विदाई के बाद अयोध्या में एक खालीपन सा छा जाता है। अब इस खामोशी के बीच अयोध्या के राजा दशरथ, जो अब बूढ़े हो चले हैं, ऋषियों से ज्ञान लेकर अपने जीवन के कर्तव्यों के बारे में सोच रहे हैं। और ऋषि मुनि उन्हें वैराग्य के बारे में समझाते हैं। मतलब एक ऐसा समय आता है जब एक राजा को दुनिया के सारे कामकाज से हटकर अपनी आत्मा की यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। ये सलाह राजा दशरथ के दिल में उतर जाती है। उन्हें अपनी उम्र का भार महसूस हो रहा है और वो अब आध्यात्मिक रास्ते पर चलना चाहते हैं। तो वो फैसला करते हैं कि अब जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंपने का समय आ गया है। उन्हें लगता है कि राम राजपाट संभालने के लिए सबसे सही हैं। पर यह इतना बड़ा फैसला कोई राजा अकेले नहीं ले सकता। तो परंपरा के अनुसार राजा दशरथ अपनी पूरी सभा बुलाते हैं। मंत्री हैं, दूसरे राज्यों से आए राजा हैं और अयोध्या के आम नागरिकों के प्रतिनिधि भी हैं। सबकी सहमति लेना जरूरी है। सभा में तो सब तुरंत मान गए। चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन दशरथ सिर्फ हाँ सुनकर खुश होने वालों में से नहीं थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर क्यों, क्या वजह है कि सब राम को राजा के रूप में देखना चाहते हैं। लोग राम के गुणों को गिनाते हैं कि वो हमेशा सच बोलते हैं, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, वो प्रजा के सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं और देश की रक्षा भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात जो कही जाती है वो ये है कि उनमें एक राजा और एक दोस्त दोनों के गुण हैं। तो अब जब पूरे राज्य की सहमति मिल चुकी है, राजकुमार राम को दरबार में बुलाया जाता है। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उनकी जिंदगी का कितना बड़ा फैसला लिया जा चुका है। जैसे ही राम ये खबर सुनते हैं, वो चौंक जाते हैं। वो बहुत ही विनम्रता से कहते हैं कि अपने पिता के होते हुए सिंहासन पर बैठने का तो मैं सोच भी नहीं सकता। ये तो उनके साथ अन्याय होगा। और यहीं पर वो असली कश्मकश सामने आती है। एक तरफ है एक बेटे का अपने पिता के लिए प्यार और सम्मान, तो दूसरी तरफ है एक राजकुमार का कर्तव्य जिसे पिता की आज्ञा माननी है। और तभी राजगुरु वशिष्ठ आगे आते हैं। वो इस दुविधा को सुलझाते हुए कहते हैं कि राम का असली कर्तव्य अपने पिता को इन सांसारिक जिम्मेदारियों से मुक्त करना है, ताकि वो आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ सकें। मतलब यहाँ कर्तव्य भावना से बड़ा है। अपने गुरु की बात और पिता के अनुरोध पर राम पूरी विनम्रता के साथ यह जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं। और ये सुनते ही पूरे दरबार में जश्न शुरू हो जाता है। ज्योतिषी बताते हैं कि अगला ही दिन राज्याभिषेक के लिए सबसे शुभ है, क्योंकि उस दिन चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होगा। तो परिषद फैसला करती है कि अब और देर नहीं करनी चाहिए और इसी शुभ मुहूर्त में राजतिलक होगा। यानी राज्याभिषेक कल ही होगा। ये फैसला इतनी जल्दी में लिया गया कि भरत और शत्रुघ्न, जो घर से बहुत दूर हैं, उन्हें इस बारे में कोई खबर ही नहीं है। यह खबर जैसे ही राजमहल में फैलती है, हर तरफ खुशियां छा जाती हैं। एक नए दौर की शुरुआत से ठीक पहले ये परिवार की एकता और उत्सव का एक खूबसूरत पल है। पूरी अयोध्या एक बहुत बड़े जश्न की तैयारी में डूबी है, लेकिन दो राजकुमार महल में नहीं हैं और इतना बड़ा फैसला सिर्फ एक दिन में ले लिया गया है। सोचने वाली बात है कि किस्मत ने आगे क्या लिख रखा है।